आज की कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। जबलपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर छोटा सा कस्बाई शहर है बरेला। वहीं पर एक कॉलोनी है, भगत सिंह कॉलोनी। इसी कॉलोनी ने दीपा झारिया 20 साल की बेटी निशा के साथ रहती थी। 40 साल की दीपा झारिया इसी नगर के आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता थीं। उनकी शादी 2000 में बरेला निवासी नरेश मेहरा से हुई थी। लेकिन 2001 में निशा के जन्म के कुछ ही महीनों बाद नरेश की एक दुर्घटना में मौत हो गई। बरेला के पास के ही गांव टेम्भरभीटा में दीपा का मायका था। हाल में ही वहीं के रहने वाले संदीप झारिया से निशा का रिश्ता तय हुआ था। मार्च 2022 में दोनों की शादी होने वाली थी। शादी तय होते ही दोनों के बीच मोबाइल पर बातें होने लगी, जो धीरे धीरे लंबी और गहरी होती जा रही थी। दोनों का रिश्ता हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। एक दिन निशा हमेशा की तरह संदीप से बात कर रही थी। बातें करते करते अचानक उसने बरामदे में किसी के आने की आहट सुनी। उसने संदीप से कहा, शायद कोई घर पर आया है, मैं बाद में कॉल करती हूं, और तुरंत फोन काट दिया। संदीप ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि निशा जल्द ही वापस फोन करेगी। लेकिन जब काफी देर हो गई और निशा का फोन नहीं आया, तो संदीप ने खुद उसे कॉल करने का फैसला किया। उसने कई बार फोन मिलाया, लेकिन निशा का मोबाइल बंद मिला। पहले पहले संदीप ने इसे हल्के में लिया। उसे लगा कि शायद निशा का फोन डिस्चार्ज हो गया होगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, संदीप की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने बार बार निशा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। अब संदीप को चिंता होने लगी। उसे यह भी पता था कि निशा और उसकी मां दीपा एक ही मोबाइल का इस्तेमाल करती थीं। ऐसे में फोन बंद होने का मतलब था कि अब उनसे किसी तरह का संपर्क करना मुश्किल हो चुका था। अगली सुबह संदीप की नींद अचानक एक फोन कॉल की घंटी से खुली। यह कॉल निशा के नाना चंद्रभान का था। चंद्रभान ने बताया कि निशा का फोन नहीं लग रहा है और पूछा कि क्या संदीप की उससे पिछली रात बात हुई थी। संदीप को तुरंत याद आया कि रात में निशा का फोन स्विच ऑफ था। जब निशा का फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसे उसने पहले गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब हालात कुछ और ही लग रहे थे। चंद्रभान टेम्भरभीटा में रहते थे, जो बरेला से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर था, और निशा से संपर्क न हो पाने की वजह से उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी। संदीप ने बिना वक्त गवाए बरेला जाने का फैसला किया। उसने अपने छोटे भाई के बेटे आशीष को भी साथ चलने के लिए कहा। दोनों तुरंत बरेला के लिए निकल पड़े। कुछ ही मिनटों में ही दोनों बरेला पहुंच गए। जिस घर में दीपा निशा के साथ रहती थी, वहां ताला लगा हुआ था। बगल के मकान में दीपा की देवरानी मालती रहती थी। उन्होंने मालती के घर का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने निशा के बारे में पूछा, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उसे दीपा और निशा के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद दोनों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि रात 8-9 बजे तक दीपा और निशा घर में थी। टीवी भी चल रहा था, लेकिन उनके बाहर जाने की किसी को जानकारी नहीं थी। उसके बाद चंद्रभान और आशीष ने आसपास के दूसरे लोगों से भी पूछताछ की। अधिकतर पड़ोसियों ने यह बताया कि दीपा और निशा बीती रात 8-9 बजे घर में ही देखे गए थे। कमरे से टीवी की आवाज भी आ रही थी, मगर उनके कहीं जाने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। दिन निकल आया था। इसी के साथ बरेला के पूरे वार्ड में मां बेटी के रात से ही गायब होने की खबर भी फैल चुकी थी। चंद्रभान ने देर किए बगैर बरेला पुलिस थाने में दोनों के गायब होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा। तब तक संदीप भी वहां आ गया था। बरेला पुलिस ने चंद्रभान और संदीप को पहले अपने रिश्तेदारों के यहां खोजने की सलाह दी। चंद्रभान समेत आशीष और संदीप के अलावा दूसरे रिश्तेदारों ने निशा और दीपा के बारे में काफी पता किया। यही करते करते 3 दिन निकल गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। अंत में चंद्रभान ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस पर तलाश तेज करने का दबाव बनाया। 1 सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस उन्हें ढूंढने में नाकाम रही, जिससे दीपा के मायके वालों की नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने डीएसपी, एसपी से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत दर्ज कराई और सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही की शिकायत की। इससे मेहरा समाज के लोग भी भड़क उठे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की नाकामी के विरोध में नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम की चेतावनी दी। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हरकत में आ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बरेला पुलिस थाने की जिम्मेदारी तेज तर्रार डीएसपी अपूर्वा किलेदार को सौंप दी। डीएसपी अपूर्वा ने तुरंत क्राइम ब्रांच और बरेला पुलिस के साथ मिलकर जांच नए सिरे से शुरू कर दी।
जांच की शुरुआत उन्होंने दीपा और निशा के घर से की, जहां से मां बेटी गायब हुई थी। 2 अक्टूबर 2021 को डीएसपी अपूर्वा किलेदार बरेला थाना स्टाफ और फॉरेंसिक टीम के साथ दीपा और निशा के घर पहुंची। कमरे का ताला खुलवाया गया और अंदर का दृश्य सामान्य था। कमरा पूरी तरह से व्यवस्थित था, लेकिन किचन से खराब हो चुके खाने की दुर्गंध आ रही थी। पका हुआ खाना देखकर सभी हैरान थे कि आखिर दीपा और निशा बिना खाना खाए अचानक कहां चले गए। जांच के दौरान दीपा के चचेरे भाई आशीष ने पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि जिस दिन वे मालती से दीपा और निशा के बारे में पूछने गए थे, मालती की बेटी ने बताया था कि रात में संजू चाचा के साथ 2 अजनबी लड़के आए थे। यह जानकारी डीएसपी के लिए एक अहम सुराग साबित हुई। उन्होंने तुरंत सवाल किया, संजू कौन है? इसके बाद मालूम हुआ कि इसका जवाब मालती ही दे सकती है। जांच की दिशा अब मालती की ओर घूम गई। डीएसपी ने सीधे मालती से पूछताछ करने के बजाय पहले पड़ोसियों से संजू के बारे में पता किया, लेकिन धीरे धीरे सामने आया कि संजू श्रीपाल नाम का व्यक्ति था, जो इस मोहल्ले में अक्सर आता था। पड़ोसियों ने संजू और मालती के बीच अवैध संबंधों की बात दबी जुबान में बताई। यह जानकारी पुलिस के लिए और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि संजू का इस मामले में शामिल होना अब संदिग्ध लगने लगा था। पुलिस टीम की अगली मंजिल मालती का घर था। जब उन्होंने मालती से सवाल किया कि करीबी रिश्तेदार होते हुए भी उनकी आपस में क्यों नहीं बनती थी, तो मालती ने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा कि उनके विचार और व्यवहार मेल नहीं खाते, इसलिए बातचीत बंद थी। जब पुलिस ने संजू के बारे में पूछा, तो मालती ने उसे अपने पति का दोस्त बताते हुए कहा, वह मेरे पति का बहुत करीबी दोस्त है। उसने यह भी जानकारी दी कि उसके पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और उसके ससुराल वाले काफी बूढ़े हैं, इसलिए संजू उनके परिवार का ध्यान रखता है। मालती के इस बयान ने पुलिस को और भी ज्यादा संदेह में डाल दिया। इस जवाब ने यह सवाल उठाया कि क्या संजू के और मालती के रिश्ते में कुछ और भी है। पुलिस को अब मामले की गहराई में जाने की जरूरत थी। पुलिस के लिए मालती से हुई पूछताछ महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी दौरान साइबर टीम की मदद से संजू और मालती के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई, जिसमें पिछले 4 दिनों में उनकी घंटों बातचीत का पता चला। मुखबिर ने बताया कि संजू 3 अक्टूबर को अपने साथियों के साथ मालती के घर गया था। डीएसपी अपूर्वा किलेदार ने एक महिला कांस्टेबल को सादे कपड़ों में मालती के घर भेजा, जब वह घर पर नहीं थी। कांस्टेबल ने मालती की बड़ी बेटी से पूछताछ की और चौंकाने वाली जानकारी मिली। बेटी ने बताया कि 27 सितंबर की रात संजू चाचा और 2 लड़के उनके घर आए थे। मम्मी ने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन संजू और दोनों लड़के देर रात तक घर पर रहे। सुबह उठने पर उसने देखा कि दीपा के घर का ताला लगा था और सोचा कि वे नानाजी के घर गई होंगी। इन जानकारियों ने पुलिस को संजू और मालती पर संदेह की ओर और बढ़ा दिया और उन्हें यकीन हो गया कि दीपा और निशा के गायब होने में उनका हाथ था। पुलिस ने संदेह के आधार पर संजू और मालती को 4 अक्टूबर को सुबह 11 बजे थाने बुलाया। उन्हें घंटों तक थाने में बैठाकर रखा गया। इस दौरान उनकी बेचैनी और घबराहट पर निगरानी रखी गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस की सख्ती बढ़ती गई। अचानक मालती के मुंह से निकल गया, मां बेटी जिंदा नहीं है, उनकी हत्या हुई है। मालती के यह कहते ही जांच टीम और सख्त हो गई। सीधे सवाल कर दिया, किस दुश्मनी के चलते तुमने दोनों को मरवा दिया? पुलिस की सख्ती के आगे संजू टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसने दीपा और निशा की हत्या कर दी थी। उसने बताया कि उन्होंने उनकी लाश को अपने गांव महगवा में कैनाल के किनारे दफनाया। पुलिस पूछताछ में इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई, वो कहानी यूं थी। दीपा का ससुर पंचम लाल के मकान में एक बड़ा बरामदा था। उसी से जुड़े 4 कमरे थे। 2-2 कमरे के 2 हिस्सों में दोनों परिवार रहने लगे। पंचम लाल का छोटा बेटा सुरेश राजमिस्त्री का काम करता था और उसकी शादी मालती के साथ हुई थी। सुरेश अपनी गृहस्थी बसा चुका था, जबकि दीपा अपनी बेटी निशा के उज्जवल भविष्य के सपने देखते हुए कठिनाइयों का सामना कर रही थी। निशा सालीवाड़ा गौर के कॉलेज से ग्रेजुएशन के अंतिम साल की पढ़ाई कर रही थी। उसके नाना ने उसकी शादी का रिश्ता तय कर दिया था। दीपा की देवरानी मालती का पति सुरेश अक्सर काम के सिलसिले में मंडला जिले में रहता था। महीनों तक अपने घर नहीं आता था। मालती अपनी 3 बेटियों और 74 साल के ससुर पंचम लाल के साथ बरेला में रहती थी। 30 साल की मालती अपने जीवन में देह सुख से वंचित थी। करीब 5 साल पहले उसकी मुलाकात संजू से हुई। वह महगवा गांव का रहने वाला सुरेश का परिचित था। दोनों मिलकर काम तलाशते थे।
जब सुरेश काम की तलाश में मंडला चला गया तो संजू मालती से मिलने आने लगा। मालती के ससुर पंचम लाल बूढ़े हो चले थे, उन्हें सुनाई नहीं देता था। संजू और मालती अकेले में मिलते रहे। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। जब उन्हें संबंध बनाने का मन होता तो वे बच्चियों को पैसे देकर बाहर कुछ खाने पीने के लिए भेज देते थे। करीब 4 साल पहले की बात है। दोपहर के 2 बजे का वक्त था। निशा स्कूल गई हुई थी और दीपा आंगनबाड़ी से घर लौटी थी। घर की 4 दीवारी में बने दरवाजे से दीपा जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुई तो उसे मालती के कमरे से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी, जबकि उसके ससुर पंचमलाल उस समय नहीं थे। दीपा जैसे ही अपने कमरे में गई तो बगल के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि मालती के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दीपा ने चुपके से दरवाजे में बनी पतली दरार से देखा। अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गई। देवरानी मालती पलंग पर निर्वस्त्र होकर किसी मर्द के साथ रंगरलियां मनाने में मस्त थी। मालती के साथ जो युवक था उसका चेहरा उसे पहचान में नहीं आया था। दीपा कुछ समय से देख रही थी कि मालती से मिलने एक युवक अक्सर आता रहता था। उसके बारे में देवरानी से पूछा तो उसने युवक को रिश्ते का भाई बताया। उस रोज दीपा ने अपनी आंखों से जो सच देखा उसके भीतर आक्रोश भर आया। सब काम छोड़कर कुर्सी डालकर वह बाहर बैठ गई। करीब आधे घंटे के बाद जब वह युवक मालती के कमरे से बाहर निकला तो दीपा ने उसे पहचान लिया। वह संजू था। जिसे वह भाई बताती थी वही उसका यार था। दीपा को संजू के बुरे चरित्र के बारे में मालूम था। शराब का शौकीन क्रिमिनल माइंड का था। संजू एक बार अपने गांव की लड़की को लेकर भाग चुका था। उस लड़की का आज तक पता नहीं चला। 34 साल का संजू शादीशुदा होने के साथ 2 बेटियों का बाप भी था। जब मालती से दीपा ने संजू के उसके कमरे में होने की बात की तो मालती ने अपनी गलती मानने के बजाय उसे ही भला बुरा सुना दिया। दीपा ने संजू और मालती के संबंधों की बात ससुर पंचमलाल को भी बता दी। इस पर मालती दीपा से नाराज हो गई। उस दिन के बाद से दीपा ने मालती से बातचीत करनी बंद कर दी। संजू बेखौफ मालती के घर पर आकर रंगरलियां मनाने लगा। मालती शक्की स्वभाव की भी थी। उसे लगता था कि भतीजी निशा उस पर नजर रखती है। संजू के आने जाने की हर खबर वह मां दीपा को बताती है और मां इसकी शिकायत ससुर से कर देती है। इस शक के चलते वह भीतर से डर गई थी कि कहीं उसके और संजू के रिश्ते की बात पति सुरेश तक न पहुंच जाए। संजू के मन में भी कुछ इसी तरह के विचार आ रहे थे। एक दिन मालती ने संजू से कहा कि उनके संबंधों में दीपा और उसकी बेटी बाधा बन रही है और उनकी दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए दोनों ने एक योजना बनाई। संजू ने अपने दोस्तों राजा कोल और देवा कोल को इस योजना में शामिल किया और उन्हें काम पूरा करने पर 1-1 लाख रुपए देने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने उन्हें कुछ पैसे एडवांस भी दे दिए। 27 सितंबर 2021 की रात संजू राजा और देवा के साथ दीपा के घर पहुंच गया। योजना के अनुसार मालती ने अपने ससुर पंचमलाल के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं, जिससे वह गहरी नींद में चले गए। इसके बाद उसने अपनी तीनों बेटियों को जल्दी से खाना खिलाकर सोने के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया। तब संजू और उसके दोस्त दीपा के आंगन में छिप गए। रात करीब 10 बजे जब दीपा शौचालय की तरफ गई, तीनों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। इस सब से बेखबर निशा कमरे में संदीप से फोन पर बात कर रही थी। बाहर आहट सुनकर उस ओर जाने लगी। तब तक तीनों कमरे में घुस आए थे। निशा को भी उन्होंने दबोच लिया। उसकी भी उन्होंने गला घोंटकर हत्या कर दी। मां बेटी की हत्या कर उन्होंने शवों को चादर में लपेटा और रात में ही मोटरसाइकिल से नहर के किनारे ले जाकर झाड़ियों में फेंक आए। अगले रोज तीनों ने दिन के उजाले में लाशों पर नमक डालकर एक गड्ढे में दफना दिया। यह काम महगवान नहर के किनारे एकदम सुनसान इलाके में किया गया, जो मुख्य रोड से लगभग 800 मीटर अंदर की तरफ है। तुरंत पुलिस ने एसडीएम प्रमोद सेनगुप्ता और तहसीलदार की मौजूदगी में जब जमीन की खुदाई की तो लगभग 5 फीट गहरे गड्ढे में 2 लाशें मिली। दोनों शवों को इस तरह रखा गया था कि निशा की निर्वस्त्र लाश ऊपर थी, जबकि दीपा की अर्धनग्न लाश नीचे रखी गई थी। शवों पर काफी मात्रा में नमक छिड़का गया था। घटनास्थल पर शवों की पहचान दीपा और उसकी बेटी निशा के रूप में की गई। इसके बाद परिजनों और रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए गए। लाशों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करवाया। पुलिस गिरफ्त में आरोपी संजय श्रीपाल, मालती मेहरा
राजा कोल और देवा ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस कहानी का संदेश है कि गलत रिश्तों और झूठ की बुनियाद पर बनाए गए संबंध न केवल नैतिक पतन की ओर ले जाते हैं, बल्कि उनका परिणाम अक्सर विनाशकारी होता है। अवैध संबंधों के चलते मालती ने अपनी और दूसरों की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया, जिसका अंजाम 2 मासूम जिंदगियों की दुखद मौतों में हुआ।